सो है एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिसपे हम बायोलॉजी के पूरे सिलेबस को इन डेप्थ इन डिटेल कंप्लीट करने वाले हैं। आप सबको पता है हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी नीट 2026 के लिए, जिसमें हम बायोलॉजी में एनसीईआरटी हाईलाइट, डिटेल नोट्स, हर तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करने वाले थे। मैंने तुम्हें एक वीडियो ये भी बना के बताया था कि हम डायग्राम्स करेंगे, समरी बॉक्सेस करेंगे, असोसिएशन रीजनिंग वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, सब कुछ जो भी हम बायोलॉजी में करने वाले हैं ये सब आप लोग जानते हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं चैनल पे। अभी हमने इसके पहले जो पार्ट किया था वो था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का। आज इस वीडियो में हम उसी चैप्टर को आगे से कंटिन्यू करेंगे। एनसीईआरटी हाईलाइट हम कर रहे थे। एक बार जब एनसीईआरटी हाईलाइट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं तुम्हें इसके हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी, जिसका डिस्कशन हम यूट्यूब पे भी करेंगे एंड देन टेलीग्राम पे भी आपको ये वाले नोट्स और ये वाली हाईलाइटेड एनसीईआरटी मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपने ये चैनल स्टार्टिंग से ज्वाइन किया तो आपको कोर्स कंप्लीशन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सच में कोर्स आपको बहुत ज़्यादा टाइम पे करवाऊंगी। टाइम पे मतलब जल्दी करवाऊंगी। क्या होता है ना, हम देखते हैं कि लोग दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट करते हैं। 2 मिनट स्टार्ट करने से पहले मेरी बात सुनो। लोग क्या करते हैं, दिसंबर तक अपना कोर्स कंप्लीट करने की स्ट्रेटेजी रखते हैं। लेकिन तुम बायोलॉजी में सोचो, तुम कह रहे हो कि इजी सिलेबस है कंपैरेटिव टू अदर्स 2 सब्जेक्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी इजी लगता है सबको, क्या है याद ही तो करना है। इस याद करने में ही तो गलतियां होती है। तो क्यों ना हम अभी साल के स्टार्टिंग में, जब कोई नहीं पढ़ रहा है, जब सब लोग एग्जाम को लाइटली ले रहे होते हैं, उस टाइम पीरियड में अगर हम ज्यादा पढ़ ले तो। इसलिए मैं जब स्टार्ट करवा रही हूँ तो तुम ध्यान देना, हर कोई जो स्टार्ट करवाएगा वो क्या करेगा, इसी चैप्टर से स्टार्ट करवाएगा या फिर बिल्कुल सीरीज वाइज चलेगा, जो कि एनसीईआरटी में दे रखी है चैप्टर्स की सीरीज। हम पहले इजी लेकिन मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर कर रहे हैं। तुम बताओ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, क्या ये स्कोरिंग चैप्टर नहीं थे। हमने ह्यूमन फिजियो किया, तो हमने ये सर्कुलेशन वाला चैप्टर किया, हमने रेस्पिरेशन वाले किया, ये स्कोरिंग चैप्टर थे ना। अब मैं तुम्हें लिविंग वर्ड्स कराऊं, इससे अच्छा तो मैं पहले तुम्हें बड़े बड़े चैप्टर कराऊं, ताकि तुम्हें पहले हार्ड चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। थोड़े दिनों में हम जेनेटिक्स भी करेंगे, है ना। तो मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप मुझसे पढ़ो चाहे जिस किसी टीचर से पढ़ो, आपको एक तो एनसीईआरटी पे फोकस रखना है। और तुम अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो तुम्हें इस बात की चिंता लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रही हूँ जैसे तुम्हें याद रहेगा, है ना। हम पहले एनसीईआरटी करते हैं, उसके बाद हम हाईलाइटेड जो मेरे डिटेल नोट्स हैं, जो मैंने खुद अपने हाथ से बनाए, कोई टाइप शॉर्ट नोट्स नहीं मिलेंगे तुम्हें। मैंने अपने हाथ से जो नोट्स बनाए हैं उन नोट्स की मदद से हम पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज करते हैं। एक एक पॉइंट, एक एक डायग्राम हम फिर से देखते हैं। एक चैप्टर भले टाइम लेके हो रहा है, एक एक हफ्ते में एक चैप्टर हो रहा है, लेकिन कितना ज्यादा डीपली अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा है तुम खुद देखोगे। अगर किसी ने मेरे पहले वाले लेक्चर देख रखे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, और अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज अब देख लेना। क्या करना होगा आपको, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा, और ये वाले नोट्स एनसीईआरटी और फर्दर जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और क्वेश्चन होंगे वो सब आपको कहाँ मिलेंगे, t.me/नीट बायोलॉजी शालिनी व्यास, ये वाला जो टेलीग्राम चैनल होता है, इस पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला इंस्टाग्राम, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी ट्रिक्स होती हैं, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मोस्ट स्कोरिंग हो सकता है, उसे कम टाइम में समझने के लिए हम क्या करेंगे, @SV नीट बायोलॉजी इस वाले इंस्टाग्राम को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा आपका, और स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो ये वाला चैप्टर देखो, ये वाला पेज हमने कल पढ़ लिया था, देख रहे हो तुम लोग, ये वाला पूरा पेज हमने पढ़ लिया था कल। उसके बाद हमने ये सब भी देख लेते हैं कि पॉपुलेशन क्या होती है, इकोलॉजी क्या होती है, पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, है ना, कैसे डेथ रेट, बर्थ रेट निकालते हैं, एज पिरामिड्स हमने सारे देख लेते हैं। आज हमें यहाँ से एनसीईआरटी पढ़नी थी। ये डायग्राम मैंने तुम्हें कल समझा दिया था। अगर किसी को ये डायग्राम समझना है और किसी ने वीडियो नहीं देख रखा है पहले वाला, तो पार्ट 1 इस चैप्टर का जाकर देखेंगे। ठीक है, अभी देखो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी क्या कहती है, तुम लोग एनसीईआरटी लेकर आए हो ना। अगर कोई नहीं भी लेके आया एनसीईआरटी तो अभी मेरे साथ पढ़ेंगे, और उसके बाद एनसीईआरटी को हाईलाइट करेंगे। फिर चाहे तुम वीडियो देख के करो, और ज्यादा अच्छा होगा अगर तुम टेलीग्राम ज्वाइन करके करो, है ना। वीडियो देख के करो तो भी वो तुम्हारे हिसाब से, लेकिन नोट्स के लिए तो तुम्हें टेलीग्राम ज्वाइन करना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं। साइज ऑफ पॉपुलेशन टेल अस अबाउट लॉट्स ऑफ स्टेटस एंड पॉपुलेशन इन हैबिटेट। एक पॉपुलेशन की साइज क्या है वो हमें बहुत चीजें बताती है, कि वो कौन से एरिया में रहती है उस पर डिपेंड करता है ना। पॉपुलेशन की साइज बहुत सारी चीजें हमें नॉलेज दे देती है, कि जैसे कि वट एवर द इकोलॉजिकल प्रोसेसेस
we wish to investigate in a population, be it the outcome of the competition with the another species, the impact of the predator and the effect of the pesticide application, we always evaluate them with the terms and any change in the population size. देखो ये क्या कहना चाह रहा है, इन शॉर्ट समझो। ये कह रहा है अगर तुमने पॉपुलेशन की साइज में कुछ चेंज किया तो एक पॉपुलेशन की साइज में चेंज करोगे तो दूसरी पॉपुलेशन पे भी उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लो मेरे पास डियर की पॉपुलेशन है, मेरे पास टाइगर की पॉपुलेशन है। अगर मैं डियर की पॉपुलेशन को ऐसे मानो अगर मैं टाइगर की पॉपुलेशन को कम कर दूं, ठीक है, टाइगर की पॉपुलेशन की साइज को अगर मैंने कम किया तो डियर की पॉपुलेशन की साइज अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि टाइगर डियर को खा रहा था। अब टाइगर नहीं है तो डियर को कोई खाएगा नहीं, तो कम डियर मरेंगे, नेचुरल डेथ कम की होगी। तो कंपैरेटिवली साइज जब डियर की पॉपुलेशन साइज जो है डियर की अब इंक्रीज होने लगेगी। अब क्योंकि डियर की साइज इंक्रीज हुई है, टाइगर की साइज क्योंकि डियर के पॉपुलेशन की साइज इंक्रीज हुई है टाइगर की पॉपुलेशन कम होने की वजह से, तो अब जो हमारा वेजिटेशन है, जो हमारा ग्रास वाला एरिया है, जो डियर खा रहे थे, अब वो कम हो जाएगा, क्योंकि डियर तो बढ़ गए तो वो ग्रासेस वगैरह को कम कर देंगे खा खा के। तो ऐसे अगर मैंने सिर्फ टाइगर की पॉपुलेशन को छेड़ा है, उससे डियर की पॉपुलेशन पे फर्क पड़ रहा है, उससे ही हमारे जो दूसरी पॉपुलेशन है, क्योंकि प्लांट की भी पॉपुलेशन होगी, वो भी तो ऑर्गेनिज्म है ना, ठीक है, वो भी एक स्पीशीज है, तो उससे भी फर्क पड़ रहा है। आगे देखिए, अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज बहुत कम भी हो सकती है पॉपुलेशन की, जैसे कि 10 से भी कम लोग हो सकते हैं एक पॉपुलेशन में। फॉर एग्जांपल साइबेरियन क्रेन्स एट भरतपुर वेटलैंड इन एनी ईयर, है ना। एक सेकेंड ना, मैं आईपैड चार्ज लगा के आती हूँ, 2 मिनट रुको। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा था, साइबेरियन क्रेन की पॉपुलेशन अगर मैं देखूं भरतपुर वेटलैंड्स में, ठीक है, तो वो पॉपुलेशन साइज जो होगी उसकी 10 से भी कम होगी, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन साइज जो होगी वो 10 से भी कम होगी। अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन साइज की तो वो मिलियंस तक भी पहुंच सकती है। फॉर एग्जांपल क्लाइमाइडोमोनास इन अ पॉन्ड, समझ गए। पॉपुलेशन की साइज को ही हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, समझ गए। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, पॉपुलेशन की साइज ही पॉपुलेशन डेंसिटी है, जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉट नेसेसरीली बी मेजर्ड इन नंबर, मतलब जरूरी नहीं है कि हम हर बार हर ऑर्गेनिज्म को नंबर में ही गिन के बताएं कि भाई इससे इस पर्टिकुलर एरिया में इतने ये वाले ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखो, इन एन एरिया, किसी भी एरिया में मान लो 200 पार्थेनियम ग्रास मिल रही है। पार्थेनियम पता है आपको, वो ग्रास जो फॉरेन इन्वेजन से रिलेटेड, मतलब बाहर से लेके आए थे इसको, सुंदर देख के उगाया और उसने इंडिया में एकदम तहलका मचा दिया, बहुत ज्यादा फैलने लग गए, पानी के ऊपर फैले, तो नीचे जो ऑर्गेनिज्म थे उनको ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिली, ठीक है ना, तो ये एक थ्रेट बन गए थे। अब पार्थेनियम आए, पार्थेनियम हिस्टेरोस्फोरस, ठीक है, तो 200 कैरेट ग्रास हम लेके आए थे। अब अगर एक किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर 200 कैरेट ग्रास आपको मिल रही है, एक मिनट, पानी में तो आइकॉर्निया थे, पानी में आइकॉर्निया थे, ठीक है। पार्थेनियम जो कैरेट ग्रास है वो भी फॉरेन इन्वेशन का, ये इसे यहाँ पे लेकर आए थे और ये बहुत ज्यादा फैल गया था, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर एरिया में मैंने 200 जो है कैरेट ग्रास को ग्रो करवाया। अब 200 कैरेट ग्रास ग्रो होते क्या हुई, हमने देखा कि एक बड़ा सा बेनियन ट्री भी पास में है विद अ लार्ज कैनोपी, एक बहुत बड़ा बेनियन ट्री है, वो जितना एरिया कवर कर रहा है उतने ही एरिया में मैंने 200 पार्थेनियम ग्रासेस उगा दी, जो 200 कैरेट ग्रासेस मैंने उगा दी। तो वो जो है रिलेटिव डेंसिटी में आ जाता है इस तरीके का मेजर, कि मैं देखूंगी कि कितने बेनियन ट्री है, उतनी मल्टीप्लाई बाय 200 मेरे पास कैरेट ग्रास है। ये मैंने खुद ही मान लिया, जरूरी नहीं है कि उतनी हो, पर हर बार मैंने खुद ही मान लिया ताकि मैं कैलकुलेशन इजी कर सकूं, ताकि मैं पॉपुलेशन डेंसिटी को निकाल सकूं। समझ में आया इतना। इस टाइप के मेथड को हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी जो थी बेनियन ट्री की वो कम थी। मतलब मैंने कहा एक एरिया है पर्टिकुलर, मैंने बोला उसके अंदर सिर्फ एक ही बेनियन ट्री है, लेकिन उतने ही एरिया के अंदर 200 कैरेट ग्रासेस उग गए, तो पॉपुलेशन डेंसिटी एक पर्टिकुलर एरिया में बेनियन ट्री की कम हो गई, लेकिन उसी एरिया में वही पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि वही पॉपुलेशन का नंबर कैरेट ग्रास के लिए ज्यादा हो गया, है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जब ये नंबर ज्यादा हो गया तो हमें पता चला कि भाई भले ही बेनियन ट्री का मास बहुत ज्यादा बड़ा हो, लेकिन अफेक्ट करेगा ये किस चीज को, हमारे पार्थेनियम ग्रासेस, मतलब भले ही उसका मास ज्यादा हो, लेकिन ये पॉपुलेशन डेंसिटी में हम नंबर को गिन रहे हैं अगर एक पर्टिकुलर एरिया में, तो फर्क नहीं पड़ता कि बेनियन ट्री कितना बड़ा है,
समझ रहे हो तुम? अगर किसी को नहीं समझ आया तो इधर देखो, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बेनियन इज लो। हमने माना कि पॉपुलेशन डेंसिटी कम थी क्योंकि जितने एरिया में 200 पार्थिनियम ग्रास उग रही है उतने एरिया में तो सिर्फ एक बेनियन ट्री उग रहा है। टू कंट्रोल दैट द अमाउंट ऑफ कैरेट ग्रास टू अंडर एस्टिमेट द एनॉर्मस रोल ऑफ बेनियन इन द कम्युनिटीज। आया समझ में? आगे देखो एक बार, परसेंटेज कवर की बात करूं या फिर बायोमास देखने की बात करूं, वो भी एक मीनिंगफुल मेजर होता है, ठीक है। टोटल नंबर इज नॉट ओनली इजीली अडॉप्टेबल मेजर इफ द पॉपुलेशन इज यूज एंड द काउंटिंग इज। अब देखो, अगर किसी चीज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और तुम हर ऑर्गेनिज्म को थोड़ी ना गिन सकते हो। बेनियन ट्री बड़ा है, तुम्हें दिख रहा है, तुमने गिन लिया। कैरेट ग्रास, अब तुम एक एक ग्रास को जाके गिनोगे? पॉसिबल नहीं है। ऐसी कोई भी ऑर्गेनिज्म, ऐसी कोई भी चीज जिसका नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको गिनना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए हम अलग अलग मेथड निकालते हैं, ठीक है ना। उसे डायरेक्ट नंबर वाइज गिनना इम्पॉसिबल है, एनसीईआरटी भी कहती है इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग बात हो गई। लेबोरेटरी कल्चर ऑफ द बैक्टीरिया, अगर मैं बात करूं कि एक लेबोरेटरी मैंने बहुत सारे बैक्टीरिया को ग्रो किया है, देयर इज नो नीड टू नो द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी सर्व द पर्पस इक्वली वेल। मतलब अगर मैं, जरूरी नहीं है कि मैं हर एक चीज क्या, एक कल्चर प्लेट में मैंने बैक्टीरिया को ग्रो किया तो जरूरी नहीं है कि मैं बैठ के एक एक बैक्टीरिया को गिनूं। मैं रिलेटिवली अगर लूंगी कि इतने एरिया में इतने होने चाहिए तो इतने एरिया में इतना होगा, वो मैं अगर रिलेटिवली ले लूं तो वो भी हम सही मानते हैं, ठीक है ना। एक एक को गिनने बैठने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ फिशेज, मतलब अब देखो ये क्या कह रहा है, और तुम्हें देखना है लेक के अंदर मछलियां कितनी है। लेक में स्विम करके जाओगे, एक एक मछली गिनने बैठोगे तुम? नहीं बैठ सकते। तो क्या करोगे, एक बड़ा सा ट्रैप लिया, एक पर्टिकुलर एरिया का बनाया, उसे फेंका पानी में। पानी में फेंका तो क्या हुआ, लेक थी। मैंने देखा कि ये पूरी लेक है, ठीक है, देखो ये पूरी लेक है, ये मेरा जाल है इतना सा, देखो समझो ये मेरा जो थंब है वही जाल है, मतलब इतना ही। ये मैंने उसके अंदर फेंका जाल, अब इतने एरिया में जितनी मछलियां थी वो इस जाल के अंदर फंस जाएंगी। तो मैंने देखा कि अगर इतने एरिया में इतनी मछलियां तो बाकी एरिया इतना है, तो बाकी पूरे पॉन्ड के अंदर इतनी मछलियां होंगी, ऐसा मैंने मान लिया। इस तरह से मैंने देखा कि जो फिशेज है उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी उस पर्टिकुलर पॉन्ड में, पर्टिकुलर एरिया में क्या होगी, ठीक है। लेकिन क्या ये बिल्कुल सही है? जरूरी थोड़ी ना भाई यहाँ 10 मछलियां इकट्ठा हुई हुई हो, यहाँ पे एक या दो ही हो। एनवायरमेंट के हिसाब से, अंदर का एनवायरमेंट हमें थोड़ी ना पता है क्या चल रहा है मछलियों में, है ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं क्योंकि एक एक फिश को गिनना उस वक्त पॉसिबल नहीं होता है। तो ये मेथड्स निकाले पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने के लिए। वी आर मोस्टली ऑब्लिगेटेड टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन साइज इनडायरेक्टली, मतलब हम बंधे हुए हैं कि हमें जो पॉपुलेशन की साइज है उसे इनडायरेक्टली ही मेजर करना है, क्योंकि हम एक्चुअल नंबर को ना तो काउंट कर सकते हैं, ना ही हर ऑर्गेनिज्म को हम देख सकते हैं, है ना। एक और मेथड बच गया आपका, इधर देखो। टाइगर सेंसस की मैं बात करूं किसी भी नेशनल पार्क में या फिर टाइगर रिजर्व में, कि मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में, नेशनल पार्क में या टाइगर रिजर्व में कितने ज्यादा टाइगर्स हमें देखने को मिलते हैं, तो एक एक टाइगर को बैठ के नहीं गिनते हैं। अगेन क्या करते हैं, उनके पैरों के निशान देख रहे हैं। अब ये तो तुम्हें पता है एकदम परफेक्ट मेथड है नहीं, है ना, लेकिन क्या करते हैं, टाइगर के पैरों के निशान को गिनते ताकि हम पता चल जाए कि भाई क्या कितने नंबर ऑफ टाइगर है ना। तो बेस्ड ऑन द पग मार्क एंड फीकल पेलेट, समझ गए, बेस्ड ऑन द पग मार्क्स एंड फीकल पेलेट। ओके, आगे चलते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को देखते हैं क्या होता है पॉपुलेशन ग्रोथ में। साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीशीज इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर, इट कीप्स इन चेंजिंग विद द टाइम। मतलब देखो क्या होता है, अगर मैं बात कर रही हूँ एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर पॉपुलेशन की क्या साइज है, तो हमने अगर एक बार मैंने मेजर कर लिया तो जरूरी नहीं है कि वो हर बार सेम रहेगा। जरूरी है क्या? नहीं है जरूरी। इसलिए यहाँ पे एनसीईआरटी कह रही है कि जो पॉपुलेशन की साइज है वो कोई भी स्टैटिक पैरामीटर नहीं होता है। हर बार टाइम के साथ एक जगह की पॉपुलेशन चेंज होती रहती है। बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर, जैसे कि उस एरिया के अंदर फूड कितना अवेलेबल है, उस एरिया में प्रीडेशन कैसे हो रहा है, शिकारी है या नहीं है, उस एरिया का वेदर कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर जगह पे कब कितने लोग रह रहे होंगे। ठीक है। डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड फ्लक्चुएट ड्यू टू द चेंजेस इन द 4 बेसिक प्रोसेस। में 4 चीजों में अगर चेंज हुआ तो उस जगह की पॉपुलेशन चेंज होना तय है। अब वो 4 चीजें कौन सी है, चलिए एनसीईआरटी से ही पूछते हैं कौन सी है 4 चीजें। वीडियो को लाइक किया या नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
आगे देखते हैं क्या हुआ था। देखो हम पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे थे कि भाई पॉपुलेशन जो है हम देखते हैं वो चेंज हो सकती है किसी भी एरिया की किसी भी गिवन टाइम पीरियड में, किसकी बेसिस पे, 4 बेसिक प्रोसेस की बेसिस पे, ठीक है। क्या हो गया स्टेप को, तो देखो 4 चीजें होती क्या है, पहले सब मेरी तरफ देखेंगे उसके बाद हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एक होती है नैटेलिटी, दूसरी होती है मॉर्टेलिटी, तीसरी आती है इमिग्रेशन और चौथा आता है हमारा एमिग्रेशन, ठीक है। अब होता क्या है, एक एक टर्म को हम डीपली समझेंगे। नैटेलिटी होता है किसी भी पॉपुलेशन का एक गिवन टाइम पीरियड में, किसी भी पॉपुलेशन में एक गिवन टाइम पीरियड में और भी नए लोगों का जन्म होना, बर्थ होना, जिससे कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए, उसे नैटेलिटी कहते हैं। समझ में आया इतना। नैटेलिटी को हम n की जगह b से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें बर्थ हो रहा है। इतना समझ में आया। एनसीईआरटी कोई नहीं देखेगा, मेरी बात सुनो अभी पहले, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे, हम पूरा टॉपिक एक साथ समझते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। फिर से देखते हैं नैटेलिटी क्या होता है। किसी भी गिवन टाइम पीरियड में किसी पॉपुलेशन के अंदर कितने ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं, बर्थ ले रहे हैं, ठीक है, वो होती है नैटेलिटी। ऐसे तरीके से कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए। ऑब्वियसली अगर किसी का जन्म हो रहा है तो पॉपुलेशन इंक्रीज ही होगी, तो नैटेलिटी की वजह से एक तो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, ये बात ध्यान रखना। एक गिवन टाइम पीरियड में गिवन पॉपुलेशन में नए लोगों का जन्म होना नैटेलिटी होता है, जिसकी वजह से एक तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, और तीसरी चीज क्या याद रखोगे कि नैटेलिटी के अंदर जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो हम डिनोट कैसे करेंगे, बी से डिनोट करेंगे, क्योंकि बर्थ हो रहा है। आगे देखो मॉर्टेलिटी, मॉर्टेलिटी में भी हमें ये वाली 3 चीजें ध्यान रखनी है। पहली, एक गिवन टाइम पीरियड में एक गिवन जगह पर कितने लोगों की डेथ हो रही है, वो होता है हमारा मॉर्टेलिटी, ठीक है। मॉर्टेलिटी को हम m की जगह d से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसमें लोगों की डेथ हो रही होती है, ठीक है। अब क्योंकि मॉर्टेलिटी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब थर्ड पॉइंट हम क्या याद रखेंगे कि इसकी वजह से पॉपुलेशन कम हो जाती है। समझ में आया इतना। आगे देखते हैं इमिग्रेशन और एमिग्रेशन क्या होता है। इमिग्रेशन यानी कि यानी कि किसी चीज के अंदर आना, अंदर आना यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, किसी बाहर के एरिया की पॉपुलेशन के अंदर, पॉपुलेशन से कोई ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी इंसान, कोई भी ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं इंसान हो ना, कोई भी स्पीशीज उस इंडिविजुअल के अंदर, उस पॉपुलेशन के अंदर आके ऐड हो गई। जैसे कि मान लो किसी की शादी हुई, अब शादी हुई, मान लो दोनों लोग अलग अलग स्टेट के थे, तो जिस स्टेट का लड़का है मानो, ठीक है, उस स्टेट की अलग से पॉपुलेशन होगी, उस स्टेट की अलग से पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, एक पर्टिकुलर टाइम में उसकी कोई फिक्स पॉपुलेशन होगी। अब क्योंकि लड़की दूसरे जगह की थी, दूसरे स्टेट की थी, तो वो उस स्टेट की पॉपुलेशन के अंदर आ रही है। अभी शादी हो जाएगी तो वो उस जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करेगी। ट्रेवल होने के बाद क्या होगा, जो नई वाली जगह थी वहां पे उसका इमिग्रेशन हुआ है, क्योंकि वो बाहर से आई है, तो जहां वो आई है वहां की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, जहां से आई है वहां की पॉपुलेशन कम हो गई, तो जहां आई है वहां इमिग्रेशन हुआ, जहां से आई है वहां पे एमिग्रेशन हुआ। इतना समझ में आया। जहां पे किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी पर्टिकुलर जगह को ऑर्गेनिज्म छोड़ के जा रहे हैं वो एमिग्रेशन होता है। जहां ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं और ऐड हो रहे हैं उसमें इमिग्रेशन होता है। अब बताओ, इमिग्रेशन को हम आई से डिनोट करते हैं, एमिग्रेशन को हम ई से डिनोट करते हैं। इमिग्रेशन के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही होती है, एमिग्रेशन के अंदर पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही होती है। समझ में आया इतना, ठीक है। अब अगर मुझे पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी किसी भी जगह की, तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे किसी जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी को निकालना है तो हम क्या करेंगे, अभी इस टाइम पीरियड में सारे चेंजेस होने के बाद, बर्थ होने के बाद, डेथ होने के बाद, इमिग्रेशन होने के बाद, एमिग्रेशन होने के बाद, उस जगह की पॉपुलेशन में एग्जैक्टली क्या चेंज आया है वो मुझे निकालना। तो मैं कैसे निकालूंगी, पहले मुझे पता होना चाहिए कि पहले उस जगह की पॉपुलेशन कितनी थी, तो मुझे एक तो इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी पता होनी चाहिए, दूसरा मुझे पता होना चाहिए कितने लोगों का जन्म हुआ है और कितने लोग नए ऐड आए हैं, मतलब हुए हैं, बाहर से अंदर आए हैं, नई पॉपुलेशन के अंदर, है ना। ये दोनों फैक्टर वो हैं जो पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहे हैं। चाहे किसी का बर्थ हुआ तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, चाहे कोई बाहर से उस पॉपुलेशन के अंदर ऐड हुआ है, इमिग्रेशन हुआ है तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। तो इन दोनों का पता होना चाहिए। दूसरा, डेथ और एमिग्रेशन का भी मुझे पता होना चाहिए सेम वे में। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। पहले फॉर्मूला देखो, उसके बाद ऊपर वाली एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, ठीक है, छोड़ूंगी कुछ भी नहीं। इधर देखो,
फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने के लिए जो इनिशियल वाली पॉपुलेशन डेंसिटी होती है उसमें से माइनस कर देंगे बर्थ और इमिग्रेशन को ऐड करके और डेथ और इमिग्रेशन को ऐड करके। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो एक वैल्यू आएगी कि कितने का चेंज आया है। उस चेंज को हम माइनस कर देंगे इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी में से। जब ये चेंज हो जाएगा, जब ये माइनस हो जाएगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। अब हमें पता है इस केस में अगर 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 बर्थ और एमिग्रेशन ज्यादा हुए हैं एज कंपेयर टू डेथ एंड एमिग्रेशन तो पॉपुलेशन हमारी बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और अगर डेथ और एमिग्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू बर्थ एंड इमिग्रेशन तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आया इतना? आई होप दैट्स क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन। अब एक बार एनसीईआरटी देखो इधर। नेटेलिटी क्या होती है? रिवीजन होगा। नेटेलिटी रिफर्स टू द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन अ पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी। ठीक है। मॉर्टेलिटी नंबर ऑफ डेथ कितनी हुई है पॉपुलेशन के अंदर इन अ गिवन टाइम पीरियड, अभी बताया मैंने। इमिग्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज दैट कम इनटू द हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर, कहीं बाहर से आए हैं, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। एमिग्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो एक पॉपुलेशन के अंदर थे जो अब उस हैबिटेट को छोड़ के जा चुके हैं किसी और हैबिटेट के अंदर, किसी और जगह के अंदर, किसी नई पॉपुलेशन के अंदर ऐड हो चुके हैं, तो अब मतलब किसी नई जगह में ऐड हो चुके हैं उस गिवन टाइम पीरियड के अंदर, तो उसे हम एमिग्रेशन कह देंगे। अगेन यहाँ पे वही चीज लिखी, जो हमारा इमिग्रेशन होता है वो पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है इसलिए प्लस का साइन है। नटेलिटी भी इंक्रीज कर देती है इसलिए प्लस का साइन है। मॉर्टेलिटी पॉपुलेशन को कम करती है इसलिए नेगेटिव साइन है। एमिग्रेशन भी जो है वो कम करता है इसलिए क्या है यहाँ पे नेगेटिव साइन है। समझ में आया? अब तुम देखो यहाँ पे सिग्नल्स लिख रखे हैं फॉर्मूले के अंदर जो हमने पुट किए थे, वैसे तो पता है तुम्हें, फिर भी देख लेते हैं। नटेलिटी को कैसे डिनोट करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। इमिग्रेशन को हम आई से डिनोट करते हैं। मॉर्टेलिटी को हम डी से डिनोट करते हैं और एमिग्रेशन को हम ई से डिनोट करते हैं। ओके, अभी वाली इक्वेशन हमने देखी, यहाँ पे वही इक्वेशन फिर से लिख रखी है ना, जिसको मैंने फाइनल लिखा था पॉपुलेशन डेंसिटी फाइनल वाली, उसको एनसीईआरटी कहती है फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t+1, और जो इनिशियल वाली उसे कहती है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। फॉर्मूला पता है तुम्हें? बर्थ एंड डेथ रेट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को इन्फ्लुएंस करने वाले, जो नेचुरली करते हैं। लेकिन अगर मैं स्पेशल कंडीशन की बात करूँ तो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंट अगर कभी भी कोई नई कॉलोनी बस रही है तो इमिग्रेशन जो है वो सबसे ज़्यादा उस पॉपुलेशन को बढ़ाने में काम आएगा। अगर मैं बात करूँ कि एक खाली जगह है, वहाँ पर मैंने कॉलोनी बसाई है, ठीक है, अब क्या होगा वहाँ पे बर्थ रेट पॉपुलेशन को बढ़ाने का ज़्यादा काम करेगी या फिर इमिग्रेशन? तुम खुद सोचो। अगर कोई नई पॉपुलेशन बसी है तो मैं चाहूंगी कि यहाँ पे आके लोग बसे, तो मैं बाहर से लोगों को बुला लूंगी ना, मैं ऐसे वेट थोड़ी करूंगी अपने आप उस जगह पे लोग पैदा हो जाए, नहीं ना। तो ज्यादा जो पॉपुलेशन उस टाइम में इंक्रीज होगी, उस जगह पे इंक्रीज होगी, वो इमिग्रेशन की वजह से होगी एज कम्पेयर टू बर्थ रेट। हाँ, फ्यूचर में बर्थ रेट की वजह से और इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, बस इतना ही एनसीईआरटी कहती है। ग्रोथ मॉडल को देख लेते हैं, दो ही है, ईजी है, ध्यान से देखेंगे। ग्रोथ मॉडल में देखो ऊपर वाला पैराग्राफ ना उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम चाहो तो खुद पढ़ सकते हो, मैं रीडिंग कर देती हूँ। जो चीज एग्जैक्टली है यहाँ पे इंपॉर्टेंट वो क्या है देख रहे हो? मैंने चार्ज लगाया लेकिन स्विच ऑन नहीं किया, अब कर दिया। देखो ग्रोथ मॉडल में क्या होता है, डज द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन विद द टाइम शो एनी स्पेसिफिक एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न? क्या कोई पैटर्न शो करता है? करता है, अभी देखेंगे कैसे करता है। We have been concerned about the unbridled human population growth and problems created by it in our country. This is therefore natural for us to be the curious if different animal population in a nature behave the same way or show same restraint on the growth. Perhaps we can learn from this too from nature on how to control the population. देखो क्या कह रहा है, बस इतना सा कह रहा है कि हमें पता है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और हमें ये भी चिंता होने लगती है कि इतनी सारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, किसी एक चीज की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उससे दूसरी पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट हो जाएगा, है ना।
तो हमने दो ग्रोथ मॉडल पढ़े। पहला था हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। अब इसका क्या काम होता है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व क्या कर रहा है, देखो इधर रिसोर्सेज जो कि फूड और स्पेस अवेलेबिलिटी करते हैं, ऑब्वियसली काफी ज्यादा जरूरत। देखो इसको छोड़ो, पहले मैं बताती हूँ फिर इसको एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। सब मेरी बात सुनो, इधर बैठो, इधर देखोगे सब लोग। क्या होता है, एक जगह पे कोई पॉपुलेशन है। अभी मैंने कहा कि तुम्हारे पास यानी कि पॉपुलेशन के पास ग्रो होने की फुल्ली छूट है, ना तो तुम्हें खाने की कमी आने देंगे, ना तुम्हें कपड़ों की कमी आने देंगे, ना तुम्हें रहने की जगह की कमी आएगी। तुम्हारे पास सब कुछ है, हम तुम्हें सारी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, तुम्हें बस यहाँ पे रहना है। तो क्या कोई पॉपुलेशन ग्रो करने से मना करेगी? जब तुम उसे खाना दे रहे हो, कपड़े दे रहे हो, रहने की जगह दे रहे हो, तो वहां पे तो चाहेंगे ना कि ऐसी जगह पे लोग रहें, और वहां पे लोग रहना ज्यादा पसंद करेंगे, तो वहां की पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज करती रहेगी। तो अगर तुमने अनलिमिटेड रिसोर्स प्रोवाइड किए हैं तो पॉपुलेशन की ग्रोथ भी अनलिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे डार्विन भाई साहब आए और उन्होंने बोला कि नहीं भाई रुको, दुनिया में नेचुरल सिलेक्शन होता है। ठीक है, दुनिया में नेचुरल सिलेक्शन भी होता है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिवली फिट होगा वो जिंदा रह जाएगा। पॉपुलेशन साइज को हम हमेशा एन से डिनोट करते हैं। बर्थ रेट जो कि नॉट अ टोटल नंबर बट पर कैपिटा बर्थ, बेसिकली बर्थ रेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और डेथ रेट को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, जब कोई पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही होती है कि तुमने एक जगह पे किसी पॉपुलेशन को सब कुछ अनलिमिटेड प्रोवाइड कर दिया, तो वहां पे हर चीज एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी बिना रुकावट के। तो उस केस में एक फॉर्मूला निकालते हैं हम पॉपुलेशन डेंसिटी को निकालने के लिए कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो वो होता है dN/dt। अरे एक सेकेंड ना, वो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, dN/dt Rn। ठीक है, dN क्या है इसके यहाँ पे, dN का मतलब क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी। dt यानी कि गिवन टाइम पीरियड के अंदर बात कर रहे हैं। R और N क्या है, हमारी इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, और R क्या होता है, R को यहाँ पे पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है, R होता है हमारा इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है फॉर असेस इम्पैक्ट ऑफ एनी बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर ऑन अ पॉपुलेशन ग्रोथ। समझ गए, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कहते हैं हम R को। ये काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। फिर चाहे हमें पॉपुलेशन को ग्रो करवाना है, अगर किसी पॉपुलेशन को ग्रो करवाना है, देखो बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर की इंपॉर्टेंट होते हैं ना। तो R का मतलब क्या होता है, इंटेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, कि नेचुरली कितनी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है वो इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड करती है। अगर मैं R की वैल्यू की बात करूं तो कुछ 3 जगहों के लिए दे रखी है, जैसे कि नॉर्वे के रेट की जो पॉपुलेशन होती है उसके लिए R वैल्यू 0.015 है, फ्लोर बीटल के लिए 0.12 है। 1981 में R वैल्यू अगर ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए पूछे इंडिया के अंदर तो कितनी थी, 0.0205 थी। ये डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, आज तक कभी इतना क्वेश्चन आया नहीं इसमें से, पर अगर हम चाहते हैं कि एनसीईआरटी की एक लाइन याद हो तो ये क्यों ना याद हो। ठीक है, अगला कर्व पढ़ते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे देखो तुम पहला वाला कर्व, ये ब्लू लाइन को अभी के लिए भूल जाओ। अभी इतना ध्यान रखो, यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी चल रही है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमारा टाइम चल रहा है। एक टाइम के साथ पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, वो अगर एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है पॉपुलेशन, अगर अनलिमिटेड रिसोर्स हैं और एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, तो ऐसा ग्राफ हमें मिलेगा जो रेड वाला दिख रहा है यहाँ पे, जे शेप्ड कर्व मिलेगा। तुम्हें जे शेप का नहीं दिख रहा, देखो दिख रहा है तुम्हारे जे शेप्ड, तो बस ऐसा कर्व मिलेगा एक्सपोनेंशियल में। इसकी इक्वेशन देखो, ये यहाँ पे लिखी हुई है इक्वेशन, बस यही है। अब ये दूसरे वाले ग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे। देखो मैंने कहा कि अगर तुमने अनलिमिटेड रिसोर्स प्रोवाइड करवा दिया तो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाएगी, लेकिन तुम खुद सोचो ना यार, मतलब अनलिमिटेड रिसोर्स तुम क्या सच में प्रोवाइड करवा सकते हो किसी पॉपुलेशन को? नहीं ना। एक टाइम पे आगे खाना खत्म हो जाएगा, रहने की जगह कम पड़ जाएगी, कपड़े खत्म होने लगेंगे, मतलब जो भी एसेंशियल होता है एक किसी ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए, वो चीजें खत्म होने लग जाएंगी। अब एनिमल को कहाँ कपड़ों की जरूरत होती है, इसलिए मैंने कहा कि जो भी चीजें एसेंशियल होती है अगर वो चीज लिमिटेड में नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है जो नेचुरली नहीं होते हैं, तो पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो नहीं कर पाएगी। तो क्या होगा, वो जे शेप कर्व जो पहले दे रही थी उसकी जगह वो एक सिग्मोइड कर्व देगी। सिग्मोइड कर्व यानी कि एस जैसा कर्व होता है जिसे हम सिग्मोइड कर्व कहते हैं, जो यहाँ पे देखो तुम्हें दिख रहा है, ये वाला जो कर्व है ये तब मिलता है जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, और इस टाइम में जो हमारे इक्वेशन आती है वो ये वाली आती है। ठीक है, dN/dt Rn
और इसमें एक नई चीज ऐड करते हैं k माइनस एन डिवाइडेड बाई k, जिसके अंदर n तो पॉपुलेशन डेंसिटी थी। अब k क्या है? k तुमने पहली बार सुना है। k होती है कैरिंग कैपेसिटी। अब ये क्या होता है देखिए समझते हैं। देखो अगर मैं कह दूं कि मैं अनलिमिटेड रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही हूँ तो भी पॉसिबल नहीं है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करे यार। नहीं है पॉसिबल। क्यों नहीं है? क्योंकि रिसोर्सेज चलो मिल भी गए, हमारी अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी है एक पर्टिकुलर एरिया में जब लोग बस रहे हैं हर चीज को यूज कर रहे हैं, तो एक टाइम पे आके कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। पृथ्वी खुद मना कर देगी भाई अब मैं और उस जगह पे सहन नहीं कर सकती, ठीक है। तो कैरिंग कैपेसिटी होती है, जब वो खत्म हो जाएगी तब जो हमारा ग्राफ होगा, देखो कैसे होता है ग्राफ में, इधर देखो तुम। पहले जब रिसोर्सेज थे अच्छे खासे अमाउंट में, तब क्या हुआ? देखो पहले काफी ज्यादा स्लोली हमारी पॉपुलेशन चल रही थी, ये यहाँ से। उसके बाद एक टाइम आया जो एकदम फटाफट बढ़ने लगी, बढ़ते बढ़ते कैरिंग कैपेसिटी वाला टाइम है, जब यहाँ पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई तो यहाँ पे सैचुरेशन हो गया कि अब भले कितने भी टाइम के लिए कोशिश कर लो तुम, पॉपुलेशन अब नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी आ गई यहाँ पे, एसिम्प्टोट आ गया ग्राफ का। क्या हुआ? अब रिसोर्सेज खत्म हो गए, तो कितना भी टाइम दो वो पॉपुलेशन उस जगह पे नहीं बढ़ सकती, ठीक है ना, लिमिट लग गई है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे एक इक्वेशन होती है इसके लिए, nt इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी, ठीक है। nt क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t जो फाइनल होती है, एन नॉट जो इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, यानी कि एट टाइम 0 की बात कर रहा है ये, ठीक है। उसके बाद आता है r जो कि होता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। उसके बाद आता है हमारा e हमने पहली बार देखा है। k तो कैरिंग कैपेसिटी देख लेते, e क्या होता है? लॉग अगर तुमने पढ़ा तुम्हें पता है e क्या होता है? नेचुरल लॉगरिथम का बेस होता है। एनी स्पीशीज जो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज कैन रीच एनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ शॉर्ट टाइम। अगर अनलिमिटेड रिसोर्स है, कोई भी स्पीशीज को हम ग्रो करने दे रहे हैं, तो वो थोड़े ही टाइम में बहुत सारी पॉपुलेशन बना लेंगी, ठीक है ना। डार्विन ने बताया कि अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो काफी ज्यादा स्लोली ग्रो करता है, जैसे कि तुम्हें पता है एलिफेंट, अब वो ग्रो करेगा तो कंपैरेटिवली बाकी ऑर्गेनिज्म के एलिफेंट बड़ा ऑर्गेनिज्म वो स्लो ग्रोथ शो करेगा ना। तो स्लो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म भी अगर अनलिमिटेड रिसोर्स है, अगर चेक नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएंगे। ये कुछ नहीं है यहाँ पे, इधर देखो सीधा। अगला कर्व जो सिग्मॉइड कर्व पढ़ा था, वो कब बनता है? जब ग्रोथ जो है वो लॉजिस्टिक होती है। थोड़ी लॉजिक वाली बात चल रही है यहाँ पे, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है कि हमें पता है कि कोई भी पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशीज इन नेचर हैज इट डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो हो रही है वो उसको रोकने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। मतलब देखो परमिट का मतलब होता है परमिशन देना। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सके इस बात की परमिशन देने के लिए हमारे पास इतने रिसोर्सेज है ही नहीं। मैं कह रही हूँ कि अगर मैं रिसोर्सेज दूं तो ग्रोथ होगी, अरे मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है तो ग्रोथ कैसे हो जाएगी? वही कह रहा है कि अगर प्रैक्टिकली देखें तो कोई ऐसी स्पीशीज नहीं है जिसकी पॉपुलेशन में हम अनलिमिटेड ग्रोथ करवा सके। इवेंचुअली क्या होता है? डार्विन की बात सच होती है, जो फिटेस्ट होता है वो जी जाता है, जो रिप्रोड्यूस कर सकता है वो जी जाता है। समझ गए? A given habitat has enough resources to support a maximum number of population। मतलब हर हैबिटेट के पास इतने रिसोर्सेज होते हैं कि वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पॉपुलेशन को वहां पे जीवित रख सके। लेकिन एक टाइम के बाद नेचर की कैरिंग कैपेसिटी की लिमिट को जब तुमने हिट कर दिया, इतनी पॉपुलेशन बढ़ा दी कि उसकी कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई है, तो उसके बाद तुम्हारा एसिम्प्टोट आ जाएगा। A growing population in a habitat with a limited resources। अगर कोई पॉपुलेशन एक लिमिटेड रिसोर्स के साथ ग्रो हो रही है तो इनिशियली उसके अंदर लैग फेज चलेगा, मतलब पहले वो स्लोली ग्रो करेगी, धीरे धीरे एक एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन का फेज आएगा। मतलब या तो फास्टली ग्रो कर रही है या फिर फास्टली डीएक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। फाइनली उसमें एसिम्प्टोट आ जाएगा। एसिम्प्टोट आ गया मतलब अब क्या हो गया? रिसोर्सेज खत्म हो गए, तो अब तुम कितना भी टाइम दो उस पॉपुलेशन को, उसमें कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा। पॉपुलेशन डेंसिटी रीच कर गई है हमारी कैरिंग कैपेसिटी पे, इसलिए क्या आ गया है? एसिम्प्टोट आ गया है। किसी भी प्लॉट के लिए अगर मैं एन को यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी को टाइम के साथ प्लॉट करूं तो जो कर्व आएगा लॉजिस्टिक ग्रोथ में वो होगा सिग्मॉइड कर्व। एक्सपोनेंशियल में कौन सा आ रहा था? एक्सपोनेंशियल में आ रहा था जे शेप्ड वाला कर्व, ठीक है। वरहॉल्स पर लॉजिस्टिक कर्व, लॉजिस्टिक ग्रोथ, समझ रहे हो? ये इसका दूसरा नाम है।
अब ये वाली इक्वेशन मैंने तुम्हें बता दी थी, dn/dt (rnk - n/k). ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना कोई नहीं भूलेगा। एनोटेटेड एनसीईआरटी, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी अपडेट्स के लिए प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, ठीक है। अभी आज की देखो 35 मिनट्स की क्लास हो गई है ना, तो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वाला हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ये वाला पैराग्राफ अभी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद से लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी की अगर मैं बात करूं, एन से डिनोट करते हैं, आर यानी कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और के होता है हमारा कैरिंग कैपेसिटी। ये तीनों चीजें अभी मैं आपको ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होगी, एनिमल की जो ग्रोथ होगी, वो भी क्या होगी, हमारी फाइनाइट होगी। एक टाइम पे आने पे जो है लिमिट हो जाती है चीजों की भी, एंड देयर बाय पॉपुलेशन की भी। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल जो हम उसे रियलिस्टिक मानते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आई होप तुम्हें ये वाला टॉपिक, ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू।